नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस में जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं वो है कि देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजाति समूह हैं उनसे या उनके आवास से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इसकी पहली किस्त है उसके आने की संभावना केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 के मध्य तक व्यक्त की है। और इसी के संदर्भ में जो तथ्य आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे उनकी चर्चा हम आज अपने इस सेशन में करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि जो ये न्यूज़ है उसकी हेडलाइंस क्या है। ये हेडलाइंस हम द हिंदू के समाचार पत्र से ले रहे हैं और ये इंडियन एक्सप्रेस में भी प्रकाशित हुआ है। उसकी हेडलाइंस क्या है? हाउसिंग फॉर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ्रॉम सेंटर लाइकली बाय मिड जन। ये बोला गया है केंद्र सरकार के द्वारा या ये घोषणा की गई है कि जो देश में विशेष तौर पे जो कमज़ोर जनजाति समूह हैं इनके आवास के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसके तहत जो इसकी पहली किस्त है वो आने वाला वर्ष यानी जो 2024 है इसके जनवरी माह के मध्य तक रिलीज कर दिया जाएगा। और इसी के संदर्भ में इससे जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर आज हम प्रकाश डालेंगे। बात करें कि ये टॉपिक आपके किस पेपर से जुड़ता है तो ये जीएस के पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से अंतर संबंधित है। अब इससे संबंधित जो प्रमुख जुड़ी बातें हैं उन पे हम देखते हैं। अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि आप बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ के अलग अलग जनजाति क्षेत्रों या कह सकते हैं जो जनजाति समूह हैं उनमें से 75 विशेष तौर से कमजोर जनजाति समूहों को चिन्हित किया है। और इन्हीं के लिए क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसके पात्र जो लाभार्थी हैं उनके पहचान के लिए क्या है कि सर्वेक्षण और जो पंजीकरण है रजिस्ट्रेशन है ये प्रारंभ कर दिया है। तो पहली न्यूज़ से संबंधित ये बात रही। अब बात करें कि इससे पहले भी क्या है कि जो सर्वेक्षण है वो देश के 15 राज्यों में पहले से ही किया जा रहा है। उन राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे यूपी यानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो राज्य शामिल हैं उसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, राजस्थान ये ऐसे राज्य हैं जहां जो कमजोर ऐसे जनजाति समूह रह रहे हैं उनको चिन्हित करने के लिए पहले से क्या है सर्वेक्षण और पंजीकरण पहले से चल रहा है। और इसी के तहत क्या है कि यहाँ पर लगभग 28,000 ऐसे जो परिवार थे उनको चिन्हित किया गया। और इस अंतर्गत क्या है इस योजना के अंतर्गत पहले ही इनको शामिल कर लिया गया है। अब बात करें इससे संबंधित अन्य तथ्यों की तो जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है जिसको हम पीएम जनमन के नाम से जानते हैं इसके तहत क्या है कि अगर हम बात करें तो देश में जो क्या है विशेष तौर पे जो कमजोर जनजाति समूह है यानी कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए क्या है कि सरकार की योजना है कि लगभग 5 लाख आवास यानी 4.9 लाख क्या है कि इनके लिए आवास बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बात करें कि जो पीएम जनमन है इसको क्या है कि जो केंद्र सरकार है इसने नवंबर 2023 में इस पूरे योजना को मंजूरी प्रदान कर दी थी। और सरकार का जो लक्ष्य है कि जो आने वाला वर्ष है इसके जनवरी के मध्य तक क्या है कि इसकी जो पहली किस्त है वो जारी कर दी जाएगी। तो हमने पहले ही बताया कि ये न्यूज़ आई है और ये उनके लिए एक खुशी का कह सकते हैं कि मैसेज है जो ऐसे जनजाति समूह हैं जो पहले से ही इस योजना के तहत क्या है कि इंतजार में है कि इस योजना के तहत उनको सबसे पहली बार कब लाभ प्राप्त होगा ताकि उनके आवास की जो ख्वाहिश है जो इच्छा है वो
प्रगति पे हो, यानी वो बनने लगे। तो ये सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए पहले ये डिक्लेयर कर दिया है कि जनवरी के मध्य माह तक क्या है कि इसकी पहली जो किस्त है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो इसकी राशि है, अमाउंट है, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट या किस्त वो जारी कर दी जाएगी। और इसी के लिए क्या है कि जो सरकार की योजना है वो आवास उपलब्ध कराना ही नहीं है, ऐसे जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में, या कह सकते हैं जो हमारे राज्य हैं और जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं, वहाँ वास करने वाले ऐसे जनजाति समूहों के लिए आवास तो उपलब्ध करा ही रही है, साथ ही इसके साथ साथ कुछ अन्य सुविधाओं पर भी ध्यान दे रही है। अगर उन सुविधाओं की बात करें तो ऐसे जनजाति समूहों के लिए साफ यानी स्वच्छ जल उपलब्ध करा रही है, इनके सैनिटेशन से संबंधित वहाँ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इनका एजुकेशन क्या है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इनको एजुकेट किया जा सकता है, इस पर भी विशेष ध्यान है। साथ ही इनके हेल्थ और इनके पोषण से संबंधित जितनी भी योजनाएं इन तक पहुंच नहीं पा रही है या इनको दी जानी चाहिए, उन पर भी क्या है कि केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के लिए विशेष तौर पे योजनाएं लॉन्च कर रही है सरकार। और साथ ही क्या है कि जो ये जनजाति समूह है, ये आम समाज की जो धारा है, या कह सकते हैं कि इनसे ये क्षेत्र कटे हुए हैं, या ये लोग क्या है कि जो प्रगति है उससे कटे हुए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कर रही है कि ऐसे जनजाति समूह जहां वास करते हैं वहां रोड या फिर कह सकते हैं यहाँ पर दूर संचार कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि क्या हो सके कि इन क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से जोड़ा जा सके। तो ये क्या है कि सरकार आवास के साथ साथ ऐसे सुविधाएं प्रदान करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। अब हम बात कर लेंगे कि विशेष रूप से कमजोर जो जनजाति समूह हैं, पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनके बारे में अगर हम संक्षिप्त में जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, अगर उन तथ्यों की बात करें तो जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, उसके द्वारा क्या है कि अभी तक 75 जनजाति समूहों के रूप में क्या है कि ऐसे ग्रुप्स की पहचान की गई है और इनको एक वर्ग में रखा गया है। और ये क्या है कि देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये समूह वास करते हैं। उसमें से क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। और बात करें कि ये पूरा मामला कौन सा मंत्रालय देखता है, तो ये जो है कि जो जनजाति कार्य मंत्रालय है, ये इनके विकास से संबंधित जो प्रमुख मामले हैं उनकी देखरेख करता है। यानी इनसे संबंधित जो प्रमुख योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, जो मिशंस हैं, उनकी प्रगति, उनको कैसे संचालित किया जा रहा है, उसमें और कौन से सुधार किए जा सकते हैं, उन सारे मामलों को देखता है। अब हम बात कर ले कि जो भारत सरकार है, ऐसे कमजोर जो जनजाति समूह हैं उनकी पहचान के लिए कौन सा आधार निर्मित किया है, या कह सकते हैं कि किन आधारों पर ऐसे क्षेत्रों की पहचान या इनको चिन्हित किया जाता है। तो उसके अगर मूलभूत आधार देखें तो पहला होता है कि उनकी जो कृषि स्तर है, जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, उसका लेवल क्या है और तकनीक आने से पहले वो किस प्रकार का स्तर था। यानी कि वहाँ कृषि संबंधित जो प्रमुख आंकड़े हैं, जो पद्धतियाँ हैं, उनको आधार बनाया जाता है। इन क्षेत्रों में एजुकेशन या शिक्षा की क्या स्थिति है, इनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, एजुकेशन क्या है, साक्षरता क्या है, और उसमें भी सबसे लोवेस्ट इनकी लिटरेसी क्या है, साक्षरता का निम्न स्तर क्या है। और साथ ही इन क्षेत्रों का जो आर्थिक स्थिति है वो भी आधार बनाई जाती है कि इनके क्या है कि आर्थिक स्थिति क्या है और उसका स्तर क्या है। अन्य क्षेत्रों से ये तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि जो इनका डेमोग्राफी है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन देखे जा रहे हैं। यानी जनसांख्यिकी या कह सकते हैं कि जननांकिकी जो स्थिति है उसमें क्या परिवर्तन पिछले वर्षों से
देखे जा रहे हैं, यानी उनमें परिवर्तन के आधार पर इनकी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो घट रही है, बढ़ रही है, स्थिर है, इन पे भी ध्यान दिया जाता है। और इस तरह से ये 4 आधार ऐसे हैं जो कमजोर जनजाति समूहों के निर्धारण के लिए सरकार उपयोग करती है। अब हम बात कर लेते हैं इनसे संबंधित कि देश में क्या है कि एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए हो सकता है, वो है 1973 में एक ढेबर आयोग बनाया गया था। और वो इसलिए बनाया गया था कि देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में जो जनजाति समूह रह रहे हैं उनकी पहचान करे और उनको एक अलग श्रेणी में क्या करे, स्थापित करे। और इसके लिए ढेबर आयोग ने क्या किया कि सबसे पहली बार काम किया और क्या किया कि जो देश में कम विकसित जनजाति समूह थे उनकी पहचान की और उनके लिए एक श्रेणी बनाया, उसका नाम रखा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, यानी आदिम जनजाति समूह, ठीक है, जिसको शॉर्ट्स में पीडीजीएस कहा जाता है। और इस श्रेणी के अंतर्गत क्या है कि इन समूहों को रखा। इसके बाद प्रगति देखने को मिली 1975 में भारत सरकार के द्वारा जो ये समूह था, कमजोर आदिवासी समूह, ठीक है, जो पहले क्या है कि एक समूह बनाया गया आदिम जनजाति समूह, ठीक वैसे ही 1975 में भारत सरकार ने एक और क्या है कि ग्रुप्स बनाया। और उसमें क्या है कि इस श्रेणी में क्या है कि 52 ऐसे समूहों को क्या किया, चिन्हित करके इस श्रेणी में शामिल किया। और वर्ष 1993 में 23 ऐसे अन्य समूहों को भी चिन्हित किया और इनको भी क्या किया कि इस पीटीजी श्रेणी में शामिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक बड़ी या कह सकते हैं एक बड़ा परिवर्तन हुआ कि वर्ष 2006 में भारतीय सरकार या भारत सरकार ने जो ये समूह था पीटीजे यानी कमजोर आदिवासी समूह, इसी का नाम बदलकर विशेष तौर पे कमजोर जनजाति समूह रख दिया। और इस तरह से क्या है कि वर्तमान में देश में जो सूचीबद्ध जो इस तरह के समूह हैं उसमें क्या है कि अगर विभिन्न राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो उसमें सबसे अधिक संख्या उड़ीसा की है। और उड़ीसा में ऐसे समूहों की जो संख्या है वो 13 है, यानी 13 है। और इसके बाद जिस राज्य का नाम आता है वो है आंध्र प्रदेश, यानी कि यहाँ पर क्या है कि इससे एक कम, यानी ऐसे कमजोर जनजाति समूहों की जो संख्या है वो 12 यानी 12 है। तो देखिए 2 चीजें इसमें हमको ध्यान देना है। पहली कि आपको ये देखना है कि इसका विकास क्रम क्या था, और जो लेटेस्ट डेटा है कि पहली बार इसका नाम परिवर्तन कब किया गया और वर्तमान में किस राज्य में ऐसे समूहों की संख्या सबसे अधिक है। और फिर अगर हम थोड़ा सा एक मैप ऑब्जर्व करें जिसमें भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विभिन्न आंकड़े दिए गए हैं, तो इस मैप में आप देखेंगे, अगर सेंसस 2011 का हम ये मैप देख रहे हैं और इसमें दिया गया है परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन, कि भारत में क्या है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो पॉपुलेशन है वो प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ है। तो आप देखेंगे कि आपको ये क्षेत्र दिखेगा जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड, यूपी और बिहार। और इसी के साथ क्या है, दूसरा है इसका सबसे इंडिया का जो दक्षिणतम भाग है, यहाँ पर क्या है कि ऐसे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका प्रतिशत भाग या कह सकते हैं अनुपात सबसे अधिक है। तो इस तरह से क्या है कि ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या सबसे अधिक है। और इसी से संबंधित अगर भारत में सेंसस 2011 के तहत अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो अनुसूचित जो जनजातियां हैं ये क्या है कि भारत में जो कुल जनसंख्या है उसका 8.6% ये है, यानी कि देश में जो कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का 8.6% ऐसे क्या है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। और अगर इसको आंकड़ों में देखेंगे तो ये संख्या 104 मिलियन। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो अनुसूचित जनजातियां हैं, क्योंकि मूल रूप से क्या है कि ये पिछड़े क्षेत्रों में रहती हैं और इस आधार पर तो देखें तो इनका जो निवास क्षेत्र है
वो या तो पर्वतीय क्षेत्र है या फिर वन क्षेत्र है। तो ये क्या है कि देश के उन क्षेत्रों में ये निवास करती हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, या कह सकते हैं जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, और वो वन क्षेत्र है। दूसरी अगर हम बात करें कि इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ऐसे जनजातियों के, तो ये क्या है कुछ आदिम टाइप के लक्षण, जैसे क्या है कि ये कुछ खास प्रथाओं पर विश्वास करते हैं, इनके पहनावा जो होते हैं वो कुछ अलग प्रकार के होते हैं, इनकी सोच अलग होती है, इनकी मान्यताएं अलग होती हैं, इनके जो कल्चर हैं वो भी क्या है कि आधुनिक जमाने या जो युग है उससे डिफरेंट है, और इस आधार पे कहा जाता है कि ये आदिम लक्षण रखने वाले होते हैं। दूसरी, ये भौगोलिक अलगाव, कहने का मतलब क्या है कि देश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, अगर उनके भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो ये उनसे अलग क्षेत्र हैं, यानी सामान्य तौर पे ये मैदानी क्षेत्रों में वास नहीं करते हैं। जैसे हमने पहले ही कहा कि ये या तो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र या वन क्षेत्र या पिछड़ों क्षेत्रों में ये वास करते हैं। इनकी अपनी एक अलग संस्कृति है, यानी इनकी अपनी एक विशेषता है, और वो संस्कृति क्या है कि अन्य क्षेत्रों से पूरी तरह से अलग है। और बड़े पैमाने पर ये क्या है, समुदाय एक साथ रहते हैं, क्योंकि क्या है कि ये अन्य क्षेत्रों के जो लोग हैं उनसे क्या है अपने को बचाने के लिए, या कह सकते हैं एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, या इनकी अपनी मान्यता है कि ये क्या है कि एक ग्रुप में रहते हैं, एक कम्युनिटी बना के रहते हैं, और वो एक किसी खास क्षेत्र में ही रहते हैं। दूसरी अगर बात करें तो ये जो है ये आर्थिक रूप से विशेष तौर पे पिछड़े हुए हैं, क्योंकि क्या है कि ये आम जो विकास है, डेवलपमेंट है, अन्य जो क्षेत्र हैं, जो गतिविधियां हैं, उनसे ये कटे हुए हैं, और इसी कारण से क्या है कि ये आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े हैं। यहाँ पर क्या है, विकास की जो धारा है वो पहुँच नहीं पाई है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो इन तक नहीं पहुँच पा रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में जो इस प्रकार के समूह हैं, ऐसे जो क्षेत्र हैं, उनके विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं, स्कीम, मिशन प्रारंभ कर रही है, और जो पहले से चल रही हैं उनमें विस्तार दे रही है। साथ ही एक दूसरे को अंतर संबंधित करके इनको प्रभावी रूप से लागू करने पर भी जोर दे रही है। तो ये इससे संबंधित बातें थी। अब हम बात कर लें कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इससे संबंधित आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं, तो देखिए ये जो योजना है इसका लक्ष्य 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में वैसे लोग जो क्या थे कि आवासहीन थे, या फिर उनके जो घर थे वो कच्चे मकान थे, तो उनके लिए क्या है, ऐसे परिवारों के लिए इनके बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ इनके लिए पक्के मकान की योजना के लक्ष्य के साथ ये योजना प्रारंभ की गई थी। और इस योजना के तहत क्या है कि जो इससे संबंधित जो राशि होती है उसमें क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों का कंट्रीब्यूशन, योगदान होता है। अगर उस योगदान की बात करें तो जो प्लेन रीजन है, जो मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए जो अनुपात है वो अलग है, और जो पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं, वहाँ पर राज्य और केंद्र के बीच जो राशि का आवंटन या योगदान कह सकते हैं उसका अलग है। अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो केंद्र सरकार जो भी राशि होती है उसका 60% वहन करती है, और राज्य सरकार उस राशि का 40% वहन करती है। और अगर हम बात करें कि पहाड़ी या जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है कि मूल रूप से जो कुल राशि है उसका वहन केंद्र सरकार करती है, और वो अनुपात क्या है, वो 90% है। यानी कि ऐसे क्षेत्रों के लिए जो योजनाएं ऐसी चल रही हैं, या जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, इसके तहत जो राशि रिलीज की जाती है, तो जहां मैदानी क्षेत्र में जो ये राशि रिलीज की जाती है उसका 60% केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार इस राशि का 90% वहन करती है, और राज्य सरकार केवल 10% यानी 10%। तो ये इससे संबंधित बातें थी। अब इसी से जुड़े हुए कुछ अन्य जो
बातें आपको जाननी चाहिए। जैसे ये मामले कौन देखता है, पहले हमने बताया कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, ये किससे संबंधित है, तो ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो इससे संबंधित जो विभिन्न प्रगतियां हैं, विभिन्न गतिविधियां हैं, उनकी देखरेख करता है। और अगर इस योजना की पात्रता की बात करें कि कौन लोग इस योजना से लाभार्थी हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन जो किया जाता है वो सामाजिक आर्थिक जो गणना, या कह सकते हैं कि 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जनगणना की गई थी उसके विभिन्न आंकड़े जो आए थे उसी के माध्यम से किया जाता है। और इसमें क्या है कि ग्राम सभा और जो जियो टैगिंग है इसका भी योगदान होता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो इससे लाभार्थी होते हैं उनका सत्यापन किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। कुछ अन्य बातें अगर हम देखें, अब इस योजना के तहत अगर इसके लाभार्थियों के संदर्भ में बात की जाए तो इसके लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग हो सकते हैं, बधुआ मजदूर हो सकते हैं, विधवा महिलाएं हो सकती हैं, रक्षा कर्मियों के रिलेटिव्स परिजन हो सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक हो सकते हैं, अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य भी हो सकते हैं, और विकलांग व्यक्ति और साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत केंद्रीय सहायता से निर्मित घर परिवार की महिला मुखिया के नाम से रजिस्टर्ड किए जाते हैं, या पुरुष जो मुखिया होगा उसके साथ जो उसकी पत्नी होगी उसके नाम से संयुक्त रूप से दर्ज किए जाते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस प्रकार की योजना के द्वारा जो सरकार है उसका जो मूल जोर है, या कह सकते हैं जो उसका फोकस है, वो है विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। तो इस योजना के द्वारा क्या है कि सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। तो ये क्या था कि हमने एक न्यूज़ थी जिसके बारे में हमने देखा और उससे संबंधित जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन पे भी चर्चा की। अब इसी पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है, भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विशेष तौर पे कमजोर जनजाति समूह 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, वास करते हैं। दूसरा कथन है, स्थिर या घटती जनसंख्या विशेष तौर पे कमजोर जनजाति समूहों की स्थिति निर्धारित करने के मानदंडों में से एक है और देश में अब तक ऐसे 95 आधिकारिक तौर पे समूह अधिसूचित किए गए हैं। और चौथा स्टेटमेंट है, इरुलर और कोंडारेडी जनजातियां इस समूह की सूची में शामिल हैं। इन चार कथनों के आधार पर पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। पहला विकल्प है 1, 2, 3, बी विकल्प है 2, 3, 4 और सी विकल्प है 1, 2 और 4 और चौथा विकल्प डी है 1, 3 और 4। तो इस तरह से क्या है कि आज हमने चर्चा की कि हाल ही में जो केंद्र सरकार ने संभावना व्यक्त की, या कह सकते हैं कि ये सूचना दी कि जो देश में विशेष तौर से, या कह सकते हैं जो जनजाति समूह है, इनके आवास के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसके तहत जो इसके पात्र लाभार्थी हैं उनके लिए इस योजना के तहत जो पहली किस्त है उसके आने की जो तिथि होगी वो वर्ष 2024 के जनवरी माह के मध्य तक होगी। तो ये आज की सूचना थी और इसके आधार पर क्या है कि सरकार ने वैसे समूहों के लिए नए वर्ष में क्या है एक नई खुशी प्रदान की है और इसके द्वारा उन समूहों को क्या किया जाएगा कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। और हमने पहले ही बात किया कि सरकार का जो मूल उद्देश्य है आजकल महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान है और इसके तहत इस योजना में भी सरकार महिला सशक्तिकरण पे विशेष ध्यान दे रही है। तो आज हमने ये आपकी जो चर्चा थी इसमें इससे संबंधित जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे उनकी हमने चर्चा की।
तो इस दृष्टिकोण से ये न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नए सेशन में एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।